हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विद्या अर्जन। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास की संपूर्ण अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इस एक वीडियो में हम जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी है अपनी डेवलपमेंट की, उन सारी थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। कह सकते तो ऑल ओवर हम बोल सकते हैं कि इस वीडियो में आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। सारी अवस्थाएं हम इस वीडियो में कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक देखिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये चलता ही रहता है। इस वक्त आपने ये वीडियो खोली, देखना शुरू किया, तो आपका क्या था, पहले आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं जानते, और इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया कि डेवलपमेंट होता क्या है, किसने अपनी क्या थ्योरीज दी हैं अपनी डेवलपमेंट के बारे में। तो क्या हुआ, आप में वो चेंजेस आया, कंटिन्यूअस चेंजेस आया। कैसे आया कि पहले नहीं पता था और अब आपको पता चल गया, तो यानी क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या है, ये हमेशा होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि कह सकते हैं कि ये कंसेप्शन से लेकर, जब एक बच्चा कंसेप्शन होता है तब से थ्रू आउट द लाइफ, जब तक लाइफ चलती है तब तक प्रोसेस ये चलता रहता है। तब तक कोई बच्चा या हम या कोई भी, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, अब क्यों जरूरी है इसको पढ़ना, तो ये पढ़ना एक टीचर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एक एजुकेटर्स के लिए, क्योंकि इससे टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चे में किस उम्र में के बच्चे को क्या सिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझना एक टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, सीखने के अनुभव बनाने और बच्चों के विकास के कई क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है। इससे टीचर्स को ये पता चलता है कि कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, किस उम्र के बच्चों को किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी हम अपनाएं, जिससे कि हमें ये पता चले कि बच्चा ज्यादा सीखेगा या उसमें डेवलपमेंट ज्यादा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसमें बच्चों की सोचने की, तर्क करने की, समस्या सुलझाने की, स्मरण शक्ति या भाषा का विकास, जब ये सब चेंजेस आते हैं हम उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, कैसे, बच्चों की कैसे क्या चीज, डेवलपमेंट थिंकिंग, उसकी थिंकिंग में चेंजेस आ जाते हैं, वो रीजनिंग करना सीख जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बच्चे को कोई हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को देते हैं वो उसको सॉल्व करना सीख जाता है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, लैंग्वेज बढ़ जाती है। छोटा बच्चा कुछ कुछ चीजें समझता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता चला जाता है उसकी लैंग्वेज पावर, उसकी वर्ड पावर बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें जब चेंजेस हो जाती हैं उनको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अब जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, तो इन्होंने माना है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और ज्ञान के निर्माण करके ही सीखते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बच्चे को आपने एक पजल सॉल्व करने के लिए दे दी। ठीक है, अब पजल सॉल्व करने में बच्चे ने क्या किया, पहले उसको समझ में नहीं आया, फिर दोबारा उसने किया, अगेन ट्रायल लिया, बार बार ट्रायल एंड एरर से क्या हुआ, उसने खुद ही उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया, खुद ही उसे समझ में आ गया। एक वक्त ऐसा हुआ उसने पजल ली और तुरंत सॉल्व कर दी, है ना। अब इसने क्या हुआ, उसने इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस पजल को सॉल्व करने के लिए किसी की हेल्प नहीं ली। तो इसी को उन्होंने बोला है कि बच्चे अंतक्रिया, पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करते हैं। ठीक है, खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही इंटरेक्शन करते हैं और इन्वायरमेंट से, और खुद ही वो सीखते हैं। इन्होंने की कॉन्सेप्ट दी हैं, तो इनका की पहला की कॉन्सेप्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, आप इस ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है, आप इसे ऐसे समझिए कि आपका जो एक माइंड है वो एक अलमीरा है, उसमें बहुत सारे ड्रॉयर है। जब भी आपको कोई नई नॉलेज मिलती है तो वो आप उस ड्रॉयर में उसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसने पहली बार डॉग को देखा, उसको बताया गया कि ये डॉग है। अब एक स्कीमा बन गया कि जिसके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, वो क्या है, वो एक डॉग है। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है, ये एक मानसिक ढांचा है जिसे हम दुनिया को समझते हैं। यानी कि बच्चे ने डॉग देखा, ड्रॉयर में नॉलेज सेव हो गई कि ये स्कीमा है। आगे आते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। यानी कि एक ड्रॉयल बना हुआ है जिसमें बच्चे को ये पता है कि जिसके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, वो डॉग है। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक हॉर्स खड़ा हुआ है, हॉर्स देखते ही उसने कहा बिग डॉग।
ठीक है? तो फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमा। अब वो जो उसने नई नॉलेज ली है, नया एक एनिमल देखा है, हॉर्स देखा है, अब वो क्या करना चाहता है, वो उसी नॉलेज में उसको एक्जिस्ट करना चाहता है कि ये भी क्या है, ये एक डॉग है। कैसा डॉग है? ये एक बड़ा डॉग है। तो इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, कि पुरानी जो नॉलेज है, नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज में एक्जिस्ट करना। नेक्स्ट आते हैं एक्कोमोडेशन, चेंजिंग स्कीमा फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। अब क्या करता है, अब बच्चे को ये समझ में आता है कि नहीं, ये डॉग नहीं है, ये बड़ा है और ये डॉग से अलग है। अब क्या हुआ, एक और नया स्कीमा बना, ठीक है? यानी कि एक और ट्रायल बनी और उस ट्रायल में उसने क्या कर दिया कि ये जो है ये हॉर्स है, ये डॉग नहीं है। यानी कि उसके पास अब 2 नॉलेज हो गई। एक नॉलेज हो गई कि ये डॉग है, एक नॉलेज हो गई ये हॉर्स है, ठीक है? तो उसने क्या किया, चेंजिंग स्कीमा और न्यू इन्फॉर्मेशन, उसने अपना स्कीमा को चेंज कर लिया। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब उसे समझ में आ गया एसिमिलेशन, यानी कि उसे पता चल गया कि ये डॉग है, और एकोमोडेशन, उसने नई इंफॉर्मेशन ले ली कि ये हॉर्स है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच संतुलन बन गया, उसे समझ में आ गया ये अलग है, ये अलग है। यानी कि इक्विलिब्रेशन में बच्चा नॉलेज को डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, उस नॉलेज को पता चल जाता है उसे कि ये चीजें अलग-अलग हैं। डिसइक्विलिब्रेशन यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, ये यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन रहती है कि दोनों अलग हैं या एक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन डजंट फिट, यानी कि जब फिट नहीं हुई कि ये तो भाई बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक डॉग में नहीं है, तो क्या हुआ, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि न्यू इन्फॉर्मेशन जो है पुरानी इन्फॉर्मेशन में फिट नहीं हो रही। इसे हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। अब एग्जाम्पल्स में एग्जाम में क्या आता है, देखिए ज्यादातर एग्जाम में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, एसिमिलेशन का मतलब होता है नो चेंजेस इन स्कीमा। स्कीमा में इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि स्कीमा उसने पहले बनाया कि ये डॉग है, अब जब एसिमिलेशन की सिचुएशन में आता है तो वो जब उसने हॉर्स देखा तो हॉर्स को भी वो डॉग ही कहता है, ठीक है? तो इसकी एसिमिलेशन में उसमें चेंजेस नहीं होते। जबकि एक्कोमोडेशन में क्या होता है, एक्कोमोडेशन में उसका स्कीमा चेंज हो जाता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि ये जो नई इन्फॉर्मेशन मैंने ली है या जो नया एनिमल मैंने देखा है वो डॉग नहीं है, वो क्या है, वो हॉर्स है। क्लियर है इस बात को? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन में उसका स्कीमा चेंज नहीं होता, यानी कि जो वो पुराना ड्रॉयल है उसी में उसे फिट करना चाहता है कि भाई ये डॉग ही है, थोड़ा सा बड़ा साइज है। जबकि एकोमोडेशन में क्या होता है कि वो उसको चेंज कर देता है कि नहीं, ये डॉग नहीं है, ये अलग है, ये हॉर्स है। तो एग्जाम में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं अपने। सबसे पहली बताई है सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। पहले जो सेंसरी मोटर है उन्होंने बताया है बच्चा सीखता कैसे है। बच्चा लर्न करता है थ्रू सेंस और द मूवमेंट से। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन से वो चीजों को पकड़ता है, देखता है, फील करता है या मूवमेंट करता है, तो बच्चा ऐसे करके सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंट डेवलप ऑफ द एट 8 मंथ। अब क्या होता है, बच्चा 8 महीने में चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है, चीज़ों के बारे में समझने लगता है कि भई ये बॉल है, इससे मैं खेल सकता हूँ, ठीक है? मोबाइल है, मोबाइल को चला सकता हूँ, ये चीज़ें सीख जाता है। स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी हो जाती है, यानी कि वो चेहरे पहचानने लग जाता है, अगर कोई और स्ट्रेंजर बंदा आता है, बच्चे को गोद में लेता है, तो वो रोने लग जाता है, तो स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी हो जाती है। प्री वर्बल, भाषा की अवस्था सुधरती है बच्चे की, ठीक है? पहले की अवस्था जो स्टार्टिंग में बच्चा छोटे-छोटे वर्ड बोलता है, अब थोड़ा-सा क्लियर बोलने लग जाता है। प्री ऑपरेशनल क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, यानी कि प्रतीकात्मक सोच करता है। बच्चा इगोसेंट्रिज्म हो जाता है। इगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि जैसा बच्चा देख रहा है, जैसा वो फील कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि सब वही देख रहे हैं, सब उसी को देख रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा टीवी देख रहा है और उसके बराबर कोई आके खड़ा हो गया, तो उसे लग रहा है वो भी टीवी ही देख रहा है, ठीक है? तो वो इगोसेंट्रिक हो जाता है। एनिमिज़्म, एनिमिज़्म यानी कि जीवात्मवाद, मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि सब, जैसे कि सूरज है, चाँद है, अगर वो कोई जा रहा है तो वो उसे फ़ॉलो कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जो मैं कर रहा हूँ, वो सब कर रहे हैं, ठीक है? सेंट्रलाइज़, केंद्रीकरण हो जाता है उसका। वो चीज़ जैसे वो करता है, उसको ऐसा लगता है कि सब उसी को फ़ॉलो करेंगे। नो कंज़र्वेशन,
कंज़र्वेशन नहीं होता। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक पतले ग्लास में पानी ज़्यादा है और उसको चौड़े ग्लास में पानी उसको डाल दिया जाए, तो बच्चों को लगेगा जो पतला और लंबा ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है, जबकि जब वो चौड़े ग्लास में आ गया तो क्या हुआ, वो पानी कम हो गया। तो इस तरह से वो संरक्षण नहीं कर पाता, कंज़र्वेशन नहीं कर पाता। इरिवर्सिबल मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, अगर आप उसको ये कहोगे कि 2 और 3 प्लस होके 5 हो गए, ठीक है? तो उसे ये समझ में आ जाएगा 2 और 3 प्लस मिला के 5 हो गए। लेकिन अगर आप उसे ये कहोगे कि 5 माइनस 3 2 होता है, तो वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, ठीक है? इसके अलावा आगात्मक तर्क होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेजेस पे बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, चीजें सामने होती हैं वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। विद रियल ऑब्जेक्ट कोई चीज सामने है वो उसको समझने लग जाता है, उसका लॉजिकल चीजें सोचने लग जाता है। अब क्या होता है, कंजर्वेशन हो जाता है, ठीक है। अब रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था उसको बता दो कि 2 माइनस प्लस 2 प्लस और 3 होगा तो 5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिए, यानी कि 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा, तो ये चीज़ उसे समझ में आने लगती है। क्लासिफिकेशन वो क्रमबद्धता करने लगता है। सीरिएशन सीरियल में चीज़ों को लगाने लगता है। डिसेंट्रेशन अब उसका जैसे सेंट्रेशन था, एक ही चीज़ में कन्फर्म करना, अब वो चेंजेस हो जाता है, ठीक है? लेस इगोसेंट्रिक हो जाता है। अब उसे ये चीज़ें कम हो जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सब कर रहे हैं, ठीक है? अब ये चीज़ें कम हो जाती हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लग जाता है। लाइक उसको ऐसे ही बोल दो 2 प्लस 3 कितना होगा तो वो समझ जाएगा 2 प्लस 3 इतना 5 होता है। साइंटिफिक थिंकिंग हो जाती है उसकी, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। इसके अलावा कैन थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी, संभावनाओं के बारे में वो सोचने लग जाता है कि भाई अब आगे क्या करना है, मैं हाई स्कूल में आऊंगा, मैं 10th के एग्जाम दूंगा, पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो इस तरीके से वो संभावनाओं के बारे में भी सोचने लगता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स प्री ऑपरेशनल स्टेजेस की, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन ये टर्म्स आपको समझ नहीं आते तो आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इस पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, टर्म्स के बारे में। इगोसेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रिता, इसमें क्या होता है, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है, उसे ऐसा लगता है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, वही लोग दूसरे फील कर रहे हैं, वही चीजें वो भी देख रहे हैं। नेक्स्ट इज एनिमिज्म, यानी कि बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव मानने लग जाता है। निर्जीव चीजों को जीवित मानना, जैसे कि उसे लगता है कि चांद मेरे पीछे चल रहा है, सूरज मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये तारा तो वहां भी था, ये मेरे साथ ही है। तो वो चीजों को, निर्जीव चीजों को वो सजीव मानने लग जाता है। सेंट्रेशन एक पहलू पर ध्यान देता है, जो उसको दिखाई देती है केवल उसी पहलू पर ध्यान देता है, जो चीजें नहीं है उस पर वो ध्यान नहीं देता। कंजर्वेशन मतलब आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती, कंजर्वेशन का मतलब होता है। यानी कि एक अगर पतले ग्लास में पानी हो और फिर एक ब्रॉड ग्लास में पानी, उस पानी को डाल दिया जाए तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पानी है वो उतना ही है, आकार बदला है लेकिन क्वांटिटी नहीं बदली। तो आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती। रिवर्सिबिलिटी मीन्स अगर काउंटिंग उल्टी भी हो जाए तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई काउंटिंग उल्टी है, ये वही है। यानी कि अगर 2 प्लस 3 5 है, ठीक है, अब 5 माइनस 3 कर दिया तो वो 2 होगा। तो ये उस रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि चीजें उल्टी हो जाएं तब भी समझ में आएंगी उसे। सीरिएशन अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑर्डर में लगाना। क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बाय द प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको समूहीकरण करना या फिर उसको क्लियर करना, ठीक है। तो इकोसेंट्रिक क्या होता है, इकोसेंट्रिक बच्चा अपने हिसाब से देखता है। एनिमिज्म निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लग जाता है, जीवित मानने लग जाता है। सेंट्रेशन केवल एक ही चीज पे ध्यान देता है। कंजर्वेशन उसे ये समझ में आ जाता है कि आकार बदलता है तो चीजों की क्वांटिटी चेंज नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी आगे पीछे हो जाती है तब भी वो समझ लेता है कि नहीं ये अब चेंजेस नहीं है। सीरिएशन सीधी अरेंजिंग करने लगता है, सीरियल में लगाने लगता है। क्लासिफिकेशन उनके गुणों के आधार पर बच्चा चीज़ों को क्लासिफाइड करने लग जाता है, कभी कलर के अकॉर्डिंग, कभी साइज़ के अकॉर्डिंग, तो उसको क्लासिफाइड करना सीख जाता है। अब एग्ज़ाम टिप क्या है? तो एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब थो कुछ चीज़ें ध्यान रखने की, जैसे कि जो पीज़ेड की थ्योरी है, वो रचनावाद की थ्योरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने बताया है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है? अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। इसके अलावा जो जीन पियाजे हैं, वो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना।
आगे अब हम आते हैं लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी पर। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सीखना एक सामाजिक काम है। उन्होंने कहा है, देखिए, उन्होंने बोला है कि बच्चा जब बाहर जाता है या छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने भाई-बहनों को, अपने माहौल से सीखता है। वो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करता है लोगों से, उतना ज़्यादा वो सीखता चला जाता है। तो बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करके बेहतर सीखते हैं। यानी कि जितना वो दूसरों से बातचीत करेंगे, जितना अलग-अलग लोगों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। अब उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। सबसे पहले उनका कॉन्सेप्ट है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है? अब ये क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा कोई काम अकेले नहीं कर सकता पर मदद से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, आप उसको 3 नंबर के प्लस माइनस दे देंगे, अब क्या होगा, बच्चा वो समझ नहीं पाएगा, उसे ये करना नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई टीचर या बड़ा उसके पास बैठेगा और उसे समझाता है कि कैसे होगा, तो वो उस काम को कर लेता है। यानी कि जितना वो अट्रैक्ट हुआ बड़े लोगों से, वो उसने वो काम सीख लिया। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है कि वो बच्चा कोई काम नहीं कर पाता अकेले, लेकिन जब किसी की हेल्प उसे मिलती है, तब वो उस काम को सीख लेता है। स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। यानी कि कोई बच्चा कुछ काम पहले से करना जानता है, अब वो आगे भूल गया, एक स्टेप भूल गया, अब टीचर उसे थोड़ी सी हेल्प देगी, अब बच्चा सीख जाएगा। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा पहले से साइकिल चलाना जानता है, अब उसको स्कूटी दे दी, ठीक है, अब थोड़ी सी उसे हेल्प बताएंगे, स्कूटी के बारे में बताएंगे, बच्चा उस स्कूटी को चलाना सीख जाएगा। तो ये क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी सपोर्ट देना बाय द टीचर टू हेल्प द चाइल्ड। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि टीचर, पेरेंट्स, पीस, जिसके पास भी ज्यादा नॉलेज हो, बच्चा अगर उसके पास बैठता है तो वो ज्यादा सीखता है, वो ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाता है। जैसे बच्चा क्लास में जाता है, टीचर उसे क्वेश्चन को समझाती है, मैथ्स के क्वेश्चन समझाते हैं, भाई आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है, शॉर्ट डिवीजन मेथड ये है, तो क्या होगा, बच्चा उसको सीख जाएगा। तो MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन, जब बच्चा किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाके बैठता है तो उसको बेटर तरीके से काम कर पाता है। प्राइवेट स्पीच, बच्चे समस्या सुलझाते समय खुद से बात करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा कोई पजल सॉल्व कर रहा है, अब वो खुद से कहता है, नहीं ये वाला कलर यहाँ आएगा, ये वाला कलर ऐसे आएगा, अरे इसे ऐसे करके देखते हैं। तो प्राइवेट से बच्चा खुद से ही बात करता है और खुद से बात करके ही वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। ऐसा बहुत सारे आप भी करते होंगे कि भाई ये वाला सिलेबस हो गया है, ये टॉपिक हो गया, हम इसे नहीं करेंगे, ये टॉपिक हो गया, अब इसे करना है, और ये टॉपिक में कंफ्यूजन है, दोबारा करना है, तो इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच बिकम द इंटरलाइज थॉट। अब क्या होता है, निजी भाषा आंतरिक भाषा बन जाती है। जब आप एग्जाम में करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब वहां क्या होता है, आप बोलते नहीं है, केवल आप इनर स्पीच बोलते हैं, अंदर अंदर आप सोचते जाते हैं और अपने एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। तो ये थी हमारे लेव वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम टिप्स क्या है, देखिए, जैसे कि जीन पियाजे ने बोला है, जीन पियाजे ने कहा क्या है कि बच्चा खुद की नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, जबकि इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा नॉलेज कहाँ से लेता है, कैसे लर्न करता है, थ्रू द सोशल इंटरेक्शन, जितना वो सोशल इंटरेक्शन करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। जबकि पीजेट कहते हैं कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज अलोन, वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट करता है। तो पियाजे ने कहा है कि बच्चा अकेले सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये देखिए, शैशव इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहला शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस। इसमें हम क्या करेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले शैशवावस्था में इसमें क्या होता है, बच्चा जॉय, फियर, एंगर, सरप्राइजेस, ठीक है, इस तरह की फीलिंग उसमें आती है। कोई बच्चे को डर जाता है, बच्चे छोटे कभी कभी सोते सोते रोने लगते हैं, ठीक है, गुस्सा में आते हैं, वो चीजों को फेंकते हैं, सरप्राइज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट टू केयर गिवर, स्ट्रेंजर, एंजाइटी एट द 8 मंथ। सबसे ज्यादा टेंशन उनका किस पे जाता है, जो उनका केयर टेकर होता है, जो बच्चे का ध्यान रखता है, बच्चा उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी होती है, किसी नए चेहरे को देखता है, ठीक है? कोई नया आके उसे गोद में उठा लेता है, क्या होता है, उसको एंग्ज़ायटी हो जाती है, वो डरने लगता है उस चीज़ से। अर्ली चाइल्डहुड, सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस, ठीक है, आत्म जागरूकता भावनाएं आती हैं बच्चे में। प्राइड, शेम, गिल्ट, एम्पैथी, यानी कि बच्चा अगर कुछ काम करता है, अगर बड़े लोग उसको प्रेज करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो क्या होता है, उसमें प्राइड आ जाता है। अगर आप उसको बार बार डांटेंगे, उसमें शेम फील होगा, गिल्ट फील होगी।
फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, इमोशन एंड आउटबर्स्ट। अब क्या, तो काल्पनिक चीज़ों से वो डरने लगते हैं, जैसे बच्चों को ये कह देते हैं कि आप ये काम करोगे तो भूत आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से वो काल्पनिक चीज़ों से डरने लगते हैं, तो ये उनमें इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं। मिडल चाइल्डहुड की बात करते हैं, अब उनका क्या होता है, इमोशनल कंट्रोल थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। ठीक है? कॉम्प्लेक्स इमोशन अंडरस्टैंड, वो जटिल भावनाओं को अब कंट्रोल करने लग जाते हैं, उनमें आने लगते हैं। पीर रिलेशनशिप मैटर, अब यहाँ पर इस चीज़ में आके बच्चों के लिए दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पीर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। लेस टेंट्रम, बच्चों के टेंट्रम थोड़े से कम हो जाते हैं। एडोलेसेंस, इंटेंस इमोशन ड्यू टू हार्मोन्स, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स से चेंजेस होते हैं, इसलिए उनके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, बहुत तीव्र भावनाएँ होती हैं। मूड स्विंग्स बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं। उनको ये लगना है कि अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ बनना है, मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है, मुझे कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो उसमें इन आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग, दोस्तों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी-कभी तो बच्चे ये भी करते हैं कि मेरा फ्रेंड्स ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। उसने शॉप खोल रहा है तो मैं भी शॉप खोलूँगा, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इमोशनल इंडिपेंडेंट, अब वो बिल्कुल भावनात्मक स्वतंत्रता आ जाती है उनमें और अपनी फीलिंग्स को समझने लग जाते हैं। अब एरिक्सन जो है हमारे, एरिक्सन की स्टेजेस में आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 8 मनोसामाजिक अवस्थाएँ बताई हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि हर अवस्था में एक संकट भी होता है, एक क्राइसिस भी होता है। ठीक है? उन्होंने क्या कहा है, 8 स्टेजेस बताई हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, और ये भी बताया है कि हर एक स्टेज में एक क्राइसिस हो जाता है। ये क्या है? ये है एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। ठीक है? इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी 8 स्टेजेस पे आ जाते हैं। पहली इनकी स्टेजेस है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है? इसमें बच्चा 1 साल तक का बच्चा क्या सोचता है कि क्या मैं दुनिया में सुरक्षित है? ठीक है? क्या मैं सुरक्षित हूँ? अब इस ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है देखभाल पर। जो पेरेंट्स होते हैं अगर अच्छी देखभाल करते हैं तो बच्चे में क्या आती है? पॉजिटिविटी आती है, होप आती है। यहीं पर अगर बच्चा रो रहा है, पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होगा उसमें कॉम्प्लेक्स आएगा, उसमें डर आएगा, ठीक है? ट्रस्ट या मिसट्रस्ट, यानी कि मिसट्रस्ट की फीलिंग्स उसमें आ जाएँगी, और अगर उसको केयर टेकर अच्छे से उसको केयर करता है तो क्या होगा? उसमें ट्रस्ट की फीलिंग आएगी। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कैन आई डू मायसेल्फ, क्या मैं इसे कर सकता हूँ? जैसे कि छोटे बच्चे आपने देखा होगा, जब मम्मी खाना खिलाती हैं तो वो चम्मच खुद से ले लेता है, स्पून से खुद खाना खाने लगता है, ठीक है? इसके अलावा क्या करता है, वो कपड़े खुद से चूज़ करता है, खुद ही कपड़े पहनने लगता है। तो क्या होता है इसमें, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, अगर उसको इस चीज़ पे प्रेज़ मिलती है, तो उसको अच्छा लगता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे में विल पावर बढ़ती है। इसके अपोज़िट अगर बच्चे को क्या आप ये कहें कि अरे ये देखो कितना फैला दिया, कपड़े ठीक से नहीं पहने, तो क्या होगा, उसमें शेम की फीलिंग आएगी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इज़ इट ओके टू एक्ट, अब क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर सकता हूँ? इसमें कैसे बच्चा जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चे पहले चाहते हैं कि हम बैटिंग करें, हम ये काम खेलें, वो जैसे कि अगर वो छुआ-छाई खेलते हैं तो वो डैन नहीं बनना चाहते, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है? आगे तो अब क्या आता है, ये पर्पसफुल होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि 6 से 12 साल की एयर, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? अब क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में देखता है कि सक्सेस, कोशिश करता है कि भई मैं ज़्यादा से अच्छा करूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करता है, ठीक है? यानी कि उसमें कॉम्पिटेंस की फीलिंग आ जाती है और ये सक्सेस होती है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है? पहचान, आइडेंटिटी, रोल वर्सेस कन्फ्यूजन, 12 से 18 साल, हू एम आई, मैं कौन हूँ? अब वो ये अपने आप को खोजने लगता है, वो कुछ बनना चाहता है, उसमें बहुत सारे एम्स आ जाते हैं कि मुझे आगे बन के ये बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे टीचर बनना है, तो हू आई एम। इंटीमेसी वर्सेस एडोलेसेंस, यंग एडल्ट, क्या मैं प्यार कर सकता हूँ? अब अगर उसको कोई अच्छा पार्टनर मिलता है या अच्छा फ्रेंड्स मिलता है, तो वो क्या करता है, इंटीमेशन में होता है, अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय करता है, अपने दोस्तों के साथ वो घूमने-फिरने जाता है। इसके अपोज़िट अगर उसे अच्छा फ्रेंड्स नहीं मिलता, तो वो आइसोलेशन की सिचुएशन में आ जाता है, मैं अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन या मिडल एज, कैन आई कंट्रीब्यूट, अब इस एज में आके ये सोचने लग जाते हैं कि क्या हम सोसाइटी में क्या योगदान दे रहे हैं, ठीक है? हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, मतलब ओल्ड एज, अब क्या होता है कि अगर उनका जो लाइफ है वो मीनिंगफुल रहा, उनका जो जितना भी ट्रायल है वो सक्सेस रहा, अगर इस उम्र पे आके वो सक्सेस
होते हैं तो वो बड़ा खुश रहते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ बड़ी सक्सेस रही। इन अपोज़िट अगर उनकी लाइफ सक्सेस नहीं होती है, वो उनका स्ट्रगल सारा वेस्ट जाता है, वो एक जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो एक डिप्रेशन में रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो इस तरीके से ये उनकी 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन की। अब आते हैं हम अटैचमेंट थ्योरी पर, ठीक है? अटैचमेंट थ्योरी क्या कहती है? देखिए, जैन बाउल्बी ने बताया है कि बच्चे जैविक रूप से लगाव बनने के लिए प्रोग्राम्ड हैं और उन्होंने अपने 4 प्रकार के लगाव बताए हैं, ठीक है? पहला लगाव बताया उन्होंने सिक्योर अटैचमेंट। चाइल्ड कंफर्टेबल विद द केयर गिवर एंड द एक्सप्लोरर। बच्चा उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जिनके साथ वो जो उनकी केयर टेक करते हैं और जिनके साथ बच्चा रहता है, ठीक है? नेक्स्ट इज एनजीएस, यानी कि देखभाल से कर्ता से दूरी। अगर उसकी देखभाल कर्ता से जो उसका केयर गिवर है बच्चे को अलग कर दिया जाए, यानी कि बच्चे की माँ से या उसके पिता से जिनको वो जानता है उनको उनके दादा दादी से अलग कर दिया जाए तो क्या होता है, लिटिल डिस्ट्रेस एट द सेपरेशन। सेपरेशन से क्या होता है, डिस्ट्रेस की फीलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है एनजीएस। तो एनजीएस में क्या होता है, अलगाव से बहुत परेशान, जब उसको सेपरेशन मिलता है, ठीक है, वेरी डिस्ट्रेस हो जाता है एट द सेपरेशन। तो जब वो सेपरेशन, तो बच्चे के लिए काम होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे को माँ से या उस एक ऐसे बंदे को पास दे दो जो वो नहीं जानता तो वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है, तो हार्ड टू काम। नेक्स्ट इज डिसऑर्गेनाइज, नो कंसिस्टेंट पैटर्न, कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं होता, ठीक है, बच्चा ट्रॉमा में जाता है, उसको बहुत रोने लग जाता है तो ये वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोशल डेवलपमेंट पे, ठीक है? तो सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास दूसरों से बातचीत करना, सोसाइटी में सहयोग करना, संबंध बनाना एक सीखने की प्रक्रिया है। जितना आप सोसाइटी में जाते हैं, बाहर अपने दोस्तों बनाते हैं, उतना ज़्यादा आप सीखते चले जाते हैं। अब हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इन्फेंसी में सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? छोटा बच्चा स्माइल करने लगता है ना? एंग्ज़ायटी हो जाती है स्ट्रेंजर से, कोई स्ट्रेंजर बंदा उसे उठाता है तो एंग्ज़ायटी हो जाती है। पैरेलल प्ले खेलने लग जाता है। अटैचमेंट हो जाता है केयर गिवर से। अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएटिव प्ले, यानी कि खेल में सहचार्य करने लग जाता है। जेंडर रोल लर्निंग हो जाता है, जैसे कि बच्चे मम्मी-पापा खेलने लग जाते हैं तो जेंडर रोल लर्निंग हो जाता है। फैमिली में इज़ इन्फ्लुएंसर, ठीक है? फैमिली का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसा ही बच्चा करने लग जाता है। इमेजिनरी फ्रेंड्स, कल्पनाशील मित्र हो जाते हैं, गुड़िया-गुड्डों से खेलने लगते हैं, उनको लगता है कि ये जीवित हैं, ठीक है? उनसे एक्टिविटी करवाते हैं। लर्निंग सोशल नॉर्म्स, वो नए-नए नॉर्म्स सीखते हैं, ठीक है? मिडल एज की बात करें तो कॉर्पोरेट प्ले करते हैं, वो सहयोगी दोस्त बन जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। पीयर ग्रुप क्रिटिकल, स्कूल इन्फ्लुएंस होता है, स्कूल जाते हैं बच्चा उनसे सीखता है। रूल्स एंड फेयर प्ले मैटर, रूल्स करते हैं, रूल्स की तरह खेलते हैं, रूल्स को फॉलो करके खेलते हैं। सेम सेक्स फ्रेंडशिप, लड़के लड़कों से दोस्ती करते हैं, लड़कियाँ लड़कियों से दोस्ती करती हैं। एडोलसेंस की बात करें तो पीयर प्रेशर स्ट्रॉन्ग, बच्चों को दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। ग्रुप आइडेंटिटी, उनकी एक ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अपोज़िट सेक्स रिलेशनशिप, बच्चे विपरीत दो लिंग से, विपरीत सेक्स से वो रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्ती करने लगते हैं। इंडिपेंडेंट फ्रॉम फैमिली, फैमिली में वो अब स्वतंत्रता उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है? आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, अब वो अपनी पहचान का निर्माण भी करना चाहते हैं। तो ये है स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? अब टाइप खेल के प्रकार। अब किसने बताया, ये है मिल्ड्रेड पैटर्न, जिन्होंने आइडेंटिफाइड किए 6 टाइप ऑफ प्लेस बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन। उन्होंने 6 टाइप के खेल बताए हैं सोशल इंटरेक्शन के, जो कि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो पहला है हमारा अनऑक्यूपाइड प्ले, यानी कि असंगठित खेल। इसमें कोई खास मेल नहीं होता, यानी कि छोटा बच्चे को एक खिलौना दे दो और उस खिलौने से वो खेलता रहता है। उस खिलौने को खेलता रहता है, उस खिलौने को किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर किसी को देना, किसी के हाथ में भी वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अनऑक्यूपाइड प्ले वो होता है जिसमें बच्चा अपनी चीज़ों को खुद से ही खेलना चाहता है और वो किसी से शेयर नहीं करता। सॉलिटरी प्ले, यानी कि बच्चा इसमें भी अकेले खेलता है, लेकिन इसमें बच्चे की उम्र हो जाती है 2 से 3 साल। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे को बैट बॉल दे दो, वो अकेले ही खेलता रहेगा, ठीक है? जब बच्चा अनऑक्यूपाइड में होता है, वो छोटा होता है, तो कोई खास खेल नहीं होता, बस कोई खिलौना दे दो, वो उसे पकड़े रहता है और उससे खेलता रहता है, ठीक है? और अपनी चीज़ें जब किसी को और को तो वो उसे छीनने लगता है, ले लेता है, उसको देखता रहता है, ठीक है?
ऑन लुकर प्ले, दूसरों को देखता है लेकिन शामिल नहीं हो पाता। जैसे कि बड़े बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 2 से 3 साल का बच्चा, लेकिन वो उनको देखता है, उनको बॉल पकड़ लेता है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होता। पैरेलल प्ले, जब दूसरों के साथ खेलता है, दूसरों के पास खेलता है लेकिन साथ नहीं। बराबर में बड़े बच्चे खेल रहे हैं, अब वो उनके साथ वो भी खेल रहा है, लेकिन उस उनमें उनके साथ नहीं खेल रहा, ठीक है? तो ये से हम कहते हैं पैरेलल प्ले। एसोसिएटिव प्ले, प्ले विद अदर, दूसरों के साथ खेलना, अपने खिलौनों को दूसरों के साथ देना, है ना? कि भई हम दोनों इस खिलौने के साथ खेलेंगे, तो इसे हम एसोसिएटिव प्ले कहते हैं। कॉर्पोरेट प्ले का मतलब होता है ऑर्गेनाइज प्ले विद द रूल्स एंड गोल्स, जब नियम और लक्ष्य के साथ, जैसे कुछ रूल्स होते हैं गेम के और उन खेल रूल्स के साथ ही बच्चा खेलता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनऑक्यूपाइड प्ले, जब इसमें कोई खेल नहीं होता लेकिन बच्चे को हाथ में से कोई खिलौना दे दिया और बच्चा उस खिलौने से खेल रहा है बस, ठीक है। सोलिटरी प्ले, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने खिलौनों से अकेला खेलना पसंद करता है, उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई उसके खिलौने के साथ शेयर करे। ऑन लुकर प्ले, जब बच्चा सिर्फ देखता है, ठीक है, उसको ज्वाइन नहीं करता, सिर्फ दूसरों को देखता है खेलते हुए। पैरेलल प्ले, जब बच्चे एक ग्रुप खेल रहा होता है, वो उनके साथ खेलना शुरू कर देता है, उनके साथ नहीं खेलता लेकिन उनके बराबर खेलता है। एसोसिएटिव प्ले, प्ले विद द अदर्स, अब बच्चा दूसरों के साथ अपना टॉयज, अपने खिलौने, अपने हर चीज शेयर करता है, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते इसमें, सिर्फ वो दूसरों के साथ खेल लेता है। कॉर्पोरेटिव प्ले, यानी कि एक नियम और लक्ष्य के साथ, ठीक है, संगठित प्ले करता है। आगे आ जाते हैं कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट से। अब लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या कहा है, उन्होंने पियाजे के काम के आधार पर नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। अब इनकी अवस्थाएं और स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो ये इनकी 6 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल, यानी कि पहली स्टेज। इसमें बच्चा ओबीडियंस और पनिशमेंट, यानी कि बच्चा पनिशमेंट के डर से उस काम को करता है। अप टू 9 ईयर रूल्स फॉलो करने लग जाता है, ठीक है, स्कूल में रूल फॉलो करने लग जाता है और पनिशमेंट के डर से वो उस काम को नहीं करता। जैसे कि किसी की पेंसिल रखी है तो बच्चा उसे नहीं चुराएगा। क्यों नहीं चुराएगा? क्योंकि अगर वो उस पेंसिल को चुराएगा तो उसे पता है कि टीचर उसे दंड देगी या उसको पनिश करेगी। प्री कन्वेंशनल स्टेजेस, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो रूल्स फॉलोड करने लग जाता है पर्सनल बेनिफिट के लिए, कि अगर मैं रूल्स फॉलो करूंगा तो टीचर मुझे प्रेज करेगी, मैं क्लास में सबसे अच्छा कहलाऊंगा, टीचर सबके सामने कहेगी ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी कि सीक सोशल अप्रूवल, कंफर्म टू द ग्रुप, बच्चा समाज की स्वीकृति की चाह करता है और इसके लिए क्या करता है, वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, यानी गुड बॉय गुड गर्ल की कैटेगरी में आता है। कन्वेंशनल, 9 से 15 इयर्स, तो फॉलो रूल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, अब वो क्या करता है, सोशल समाज की व्यवस्था के लिए रूल्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब वो एडल्ट, लॉ कैन बी चेंज फॉर द ग्रेटर गुड, अब वो क्या करता है कि भाई लॉ चेंज हो सकता है क्योंकि अपने पर्सनल, क्योंकि पर्सनल उसके लिए फायदे के लिए, ठीक है, पर्सनल फायदे के लिए वो लॉ को चेंज कर सकता है। पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि यूनिवर्सल एथिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मोरल, कि भाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या कहता है वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें। प्री कन्वेंशनल क्या है, जब वो रूल्स को फॉलो करता है या ओके अवॉइड किसके लिए फॉलो करता है, कि उसको दंड ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट है प्री कन्वेंशनल, जब वो रूल्स फॉलो करता है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए केवल, ओके। कन्वेंशनल है सीक अप्रूवल, इसके ऊपर एक पूरी स्टोरी भी है, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल है जो कि आप इनकी, जो मैंने एक वीडियो बनाई है लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी, आप उसके ऊपर जाके देखिएगा, उसमें ये पूरी डिटेल से आपको समझाया गया है। इसमें हम छोटे-छोटे लेके चलेंगे केवल, ठीक है। कन्वेंशनल, जब वो रूल फॉलो करता है सोशल ऑर्डर के लिए। पोस्ट कन्वेंशनल, जब लॉ कैन बी चेंज फॉर द ग्रेटर गुड, जब अपने अपने खुद के अच्छे काम के लिए फायदे के लिए उसको लगता है कि भाई लॉ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मोरल, जब वो सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। हमने मोस्ट ऑफ द जितनी भी थ्योरीज हैं लर्निंग की, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग की सारी कर ली हैं, ठीक है। पीजेट की, वाइगोस्की, इरिक्सन, कोहलबर्ग, बॉलवे, ठीक है, पाटन। तो हम इसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। अब पीजन ने क्या बताया है, पीजेट ने कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सॉरी, पीजेट ने बोला है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, 4 स्टेजेस में होता है, 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, ठीक है, 4 अवस्थाएं दी हैं उन्होंने। कौन सी? स्कीमा,
एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वाइगोत्स्की ने वो क्या दिया है, उनकी थ्योरी है सोशल कल्चर थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक, यानी कि सोसाइटी से बच्चा सीखता है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जेडपीडी का दिया है, स्कैफोल्डिंग, सोशल इंटरेक्शन, की ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके अलावा मुख्य अवधारणा उनकी जेडपीडी, मिसान सामाजिक अंतक्रिया है। ओके, एरिक्सन ने क्या दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, साइको सोशल थ्योरी दी है, उनकी 8 स्टेजेस बताई हैं विद द क्राइसिस। उन्होंने कहा है कि हर स्टेजेस में अपना एक क्राइसिस होता है। कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 3 लेबल बताए हैं, 6 स्टेजेस और मोरल डिलेमा बताया है। ठीक है, बॉलवे ने क्या कहा, अटैचमेंट थ्योरी दी है, 4 तरह के अटैचमेंट बताए हैं। ठीक है, और पार्टिन ने क्या दिया है, टाइप ऑफ प्ले दिया है, यानी कि उन्होंने 6 टाइप दी हैं, जिसमें से कि सॉलिटरी टू कॉर्पोरेटिव प्ले, जहां से बच्चा खुद से खेलता है और फिर कॉर्पोरेटिव प्ले करने लगता है। एक मेमोरी ट्रिक है, देखो पीजेड की थ्योरी को आप कैसे, स्टेज 4 स्टेज को आप कैसे याद करेंगे, SPCF, यानी कि S यानी कि सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ठीक है, एरिक्सन की 8 स्टेजेस दी हैं उन्होंने, ट्रस्ट, ऑटोनोमस, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इंटीमेट एंड जनरेटिव इंटीग्रिटी। ठीक है, इस तरह से ये एक मेमोरी ट्रिक है। ओके, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं अपनी थ्योरी को। आई होप आपको ये सारी जो डेवलपमेंट की थ्योरी है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड गुड बाय।